नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे मेरे बारे में आप देख रहे होंगे, मैं पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया था, एमए ज्योग्राफी मास्टर्स में किया था। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर केबी ईडीओ कुमार भरत एजुकेशन पर मैं पढ़ा रहा था पहले। मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, सो हाउ टू फाइंड माई वीडियोस। और ये जो स्लाइड है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पर, और इस चैनल पर अभी एक ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से सब्सक्राइब करने के बाद भी, बेल आइकन दबाने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियोस का। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर चैनल के नेम पे टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेम पे टैप करेंगे तो आप सीधा होम पे चले जाएंगे। होम पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट पे टैप करना है, और जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे टैप करेंगे तो आप इस चैनल पे मौजूद जितने भी वीडियो हैं, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, वो एक प्लेलिस्ट फॉर्मेट में आपको दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मेरा भी लेक्चर दिखेगा, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी यूजीसी नेट। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको जाकर यहाँ पर टैप करने के बाद प्लेलिस्ट में जाके आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। और जो दूसरी बात है कि मेरा जो वीडियोस हैं, मेरे जो लेक्चर्स हैं, वो हर रोज़ 8 बजे आते हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाने का भी कष्ट नहीं उठा सकते तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि 8 बजे आके चैनल पे चेक कर लें कि कोई वीडियो आया है या नहीं आया। ऑल राइट, बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है, तो स्पेसिफिकली यूजीसी नेट ज्योग्राफी के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा कोई भी ज्योग्राफी एंथुसियास्ट इसको देख सकता है। ये कोर्स दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा। जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूंगा वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज, जो मैं भी बोल रहा हूँ, और टेक्निकल टर्म्स हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे क्योंकि वो ईजी है। आगे जाके आपके रिसर्च में भी वो हेल्पफुल रहेगा। जो भी नोट्स मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और आज जो जैसे हम एमसीक्यूज डिसाइड करने वाले हैं वो कुछ टाइम तक इसी चैनल पर चलेगा, जो भी हम एमसीक्यूज जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम शायद इस चैनल पे क्वेस्ट पे चले जाएंगे, पर उसका आपको नोटिफिकेशन बता दिया जाएगा। पहले ही आपको एडवांस में सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये है हमारी टीम जो रात दिन लगी हुई है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। और ये है मेरा कोर्स, आप देख सकते हैं 8 बजे मेरा हर रोज लेक्चर आता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आपको मिल रहा है, अगर आप चैनल पर नहीं जा पा रहे हैं, प्लेलिस्ट भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप बस एक काम करिए, 8 बजे आके यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कोई लेक्चर आया है या नहीं आया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप जुड़ते हैं तो क्या फायदे मिलते हैं, जैसे डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है और अनलिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिलती है। ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं और चेहरे देख रहे हैं, वो अनअकैडमी पे मौजूद जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, वो सब यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आपको कहीं भी ये शंका नहीं आएगी कि मुझे कौन पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ाएगा। सारे टॉप एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं। ये जो है आप देख रहे हैं कोर्सेज के नाम जो चल रहे हैं अभी, इसके अलावा और भी कोर्सेज आएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितने भी कोर्सेज हैं यूजीसी नेट के, वो सब इसके अंदर धीरे धीरे आने लगेंगे, एजुकेटर्स जुड़ रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं मुद्दे की, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे कैसे करें। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन उन लोगों के लिए है जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं सब चीज अच्छे से पढूं। और उनके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर या iOS पे जाके इसका ऐप डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपसे गोल पूछेगा, गोल सेलेक्ट कीजिए एनटी यूजीसी नेट। उसके बाद वो वैलिडिटी पूछता है कि कितने मंथ्स के लिए आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स का लेते हैं, जैसे आप अमेजॉन प्राइम का लेते हैं, जैसे आप कोई डेटा पैक लेते हैं, वैसे ही इसकी भी एक वैलिडिटी है। तो आप जाइए मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इकोनॉमिकल है। पर मंथ कॉस्ट जो है इसकी 525 रुपए हो जाती है, और लॉजिकल भी है। एक साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, एक बार में अटेम्प्ट नहीं निकलता है, 3-4 अटेम्प्ट लगते हैं जेआरएफ में पहुंचने के लिए। तो एक बड़ी वैलिडिटी का कोर्स लीजिए। अगर आप छोटी वैलिडिटी का कोर्स लेंगे 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर 1 भी पढ़ना है, पेपर 2 भी पढ़ना है, और 10 यूनिट्स भी कवर करनी है दोनों के अंदर ही। तो एक बड़ी वैलिडिटी का कोर्स लीजिए ताकि आपका जो कोर्स कवरेज है वो कंप्लीट होता रहे, प्रिपरेशन चलती रहे, मोमेंटम बना रहे। इसके अलावा मेरा कोड अगर आप लगाते हैं SM नेट, तो आपको इस फी पर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है, जिससे आपके 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 11,340 हो जाता है। यानी कि पर मंथ कॉस्ट जो है आपकी वो 525 से सीधा हो जाती है, हर बार मैं बोलता हूं 472 रुपए। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी लाइफ के लिए। अगर आप सीरियस है अपने गोल के लिए तो एक ज्यादा वैलिडिटी का कोर्स ले लीजिए, और फिर आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको पढ़ाई जो है वो सब लोग करा देंगे। सारे एजुकेटर जो है यहाँ पे आपको मटेरियल, वीडियो, सब चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में आज हम टेस्ट लेंगे। तो इस वीडियो का फॉर्मेट क्या रहेगा, आज की वीडियो का फॉर्मेट ये रहेगा कि पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तसल्ली से मैं पढ़ूंगा, शांति से। फिर उसके बाद मैं एक टाइमर चलाऊंगा 20 सेकंड का। ठीक है, टाइमर कि जो टाइम पीरियड है 20 सेकंड का, उसके अंदर ही आपका जवाब देना है। जिसको जवाब आता है वो कमेंट बॉक्स में ABCD बता देगा भी कौन सा है। ठीक है, और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इसको एक्नॉलेज भी कर दूंगा कि किस किस लोगों ने सही बताया है, यानी कि कौन कौन लोग जो करेक्ट है, जैसे हमने पहले किया था। तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, जब मैं बोलूंगा टाइमर स्टार्ट्स, उस वक्त आपको आंसर देना है। उससे पहले भी आप हड़बड़ी मत मचाइए, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स के अंदर काउंट होती है कि अब सीधा सीधा क्वेश्चन देखते ही आप उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दे रहा हूं 20 सेकंड का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से हम आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट।
प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं हम, और जो भी मैंने पढ़ा है वो सब जो है इसके अंदर नोट्स फॉर्मेट के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। यानी कि फर्स्ट अगर एमसीक्यू हमने कर लिया और आपने इसका आंसर दे दिया या नहीं आया, तो मैं एक स्लाइड अलग से लगा रहा हूं जिसके अंदर वो डायग्राम है, और डायग्रामेटिकली आपको मैं विजुअलाइज करा दूंगा एक बार फिर से कि भाई ये चीज़ आपने क्या नहीं बोली और इस एक्चुअली ये चीज़ क्या है। इसलिए डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द एक्सप्लेनेशन या नोट्स। डायग्राम्स आपकी विजुअल मेमोरी बढ़ाते हैं और एग्जाम में वो आपकी विजुअल मेमोरी ही काम आती है। जो 4 ऑप्शंस आपको दिखते हैं तो डायग्राम की जो विजुअल मेमोरी होती है वो आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद 20 सेकंड का टाइमर चलेगा, टाइमर के अंदर आपको जवाब देना है ABCDE, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन सा सही है, फिर उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जो बहुत छोटा सा होगा। और अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो सारे वीडियोस में जो है मैं बताता रहूंगा कि इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। तो अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियोस आप जाके देख लीजिएगा मेहरबानी करके। इसलिए यहां मत बोलिएगा कि सर आपने ना बहुत छोटा सा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये एमसीक्यूज है, हमें एमसीक्यूज ज्यादा कवर करने हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा छोटा रहेगा और प्रिसाइज रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को। द मिड एटलांटिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनो इज, द मिड एटलांटिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनो इज, क्या है वो, इंटरप्लेट फॉल्ट है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कंजर्वेटिव बाउंड्री है, या नन ऑफ द अबव है। और टाइमर स्टार्ट होता है अभी। बताइए, जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखे। मिड एटलांटिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोस क्या है, कौन सी बाउंड्री है वो, इंटरप्लेट फॉल्ट है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कंजर्वेटिव बाउंड्री है, या नन ऑफ द अबव है। समय समाप्त होने वाला है, बताइए। ऑल राइट, समय समाप्त। तो मिड एटलांटिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोस, पहले तो आपको पता होना चाहिए मिड एटलांटिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोस है कहां पर। ये कहां पर है, ये है हमारे एटलांटिक ओशन के अंदर जो मिड ओशनिक रिजेस है हमारी। ठीक है, और वो क्या है, वो इंटरप्लेट फॉल्ट है, कन्वर्जेंट बाउंड्री है, कंजर्वेटिव बाउंड्री है, या नन ऑफ द अबव है। तो आंसर इज सी, कंजर्वेटिव बाउंड्री। कंजर्वेटिव बाउंड्री को हम डाइवर्जेंट बाउंड्री भी कहते हैं, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। जिसने लिखा है वो, जिसने बताया वो कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं इसको एक्नॉलेज कर दूंगा। ठीक है, ये है इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है हमारा अटलांटिक ओशन, और ये जो आप देख रहे हैं एस शेप, ये है हमारी मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, और यहां पर जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है वो कैसे होती है, जब दो प्लेट्स इधर और इधर डाइवर्ज करती हैं। डाइवर्जेंस की वजह से यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, यानी कि ये जो प्लेट बाउंड्री है वो एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जिसको हम कंजर्वेटिव बाउंड्री भी कहते हैं। कंजर्वेटिव बाउंड्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां से कंटिन्यूस अपवेलिंग ऑफ लावा होता है और नई क्रस्ट बनती है, यहीं से सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी होती है। अगर आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो वो सब मैंने वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, सब चीज आपको मिल जाएगी। प्लेट टेक्टोनिक्स से पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कन्वेक्टिव करंट थ्योरी का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है और बताया है कि ये कंजर्वेटिव बाउंड्री क्यों है और ये डाइवर्जेंट बाउंड्री क्यों है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बेसिक लावा। इनमें से क्या बेसिक लावा का फीचर नहीं है? हाईली फ्लूइड, रिच इन फेरस एंड मैग्नीशियम, पुअर सिलिका कंटेंट एंड लाउड एक्सप्लोजन। एंड टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, बताइए, बेसिक लावा हमने पढ़ा है, जब हमने वोल्केनोस पढ़ा था तो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, तो आपको बताना है क्या है ये, इनमें से क्या नहीं है। ठीक है, नॉट अ। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑल राइट, समय समाप्त। तो बेसिक लावा, वॉल्केनोस के क्लासिफिकेशन देखे थे हमने उनके इरप्शन टाइप्स पे, ठीक है, उनके लावा टाइप पर और उनके नेचर के टाइप पर, वो सब हमने देखा था। तो बेसिक लावा हमने कहा था, बेसिक वॉल्केनो जो होते हैं वो दो तरह के लावा इरप्ट करते हैं, बेसिक और एसिडिक। ठीक है, बेसिक मतलब जो बेस जिसका पीएच स्केल जो है वो 7 से ज्यादा है, और एसिडिक मतलब जो एसिडिक कंटेंट होता है जिसका पीएच स्केल जो होता है वो 7 से कम होता है। अब इसको मैंने ये भी बताया था कि आप वॉल्केनो देख के ही बता सकते हैं, यानी कि अगर जिस तरह का वॉल्केनो का स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है सरफेस पे, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि इसने बेसिक लावा इरप्ट किया है या उसने एसिडिक लावा किया है। तो बेसिक लावा की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, वो हाईली फ्लूइड होता है। करेक्ट है, ठीक है, हाईली फ्लूइड यानी कि वो बहुत ज्यादा किलोमीटर्स तक जा सकता है। रिच इन फेरस एंड मैग्नीशियम, ठीक है, इसके अंदर होता है। पुअर इन सिलिका कंटेंट, ये भी ठीक है, लेकिन लाउड एक्सप्लोजन जो है बेसिक लावा में कभी नहीं होते। बेसिक लावा में लाउड एक्सप्लोजन नहीं होते क्योंकि वो इसका जो फ्लूइडिटी है वो बहुत ज्यादा है, वो विस्कस नहीं है, और इसके अंदर पुअर सिलिका कंटेंट नहीं होता है।
सॉरी सिलिका कंटेंट नहीं होता है, इसकी वजह से उसमें एक्सप्लोजन नहीं होते हैं। एक्सप्लोजन हमेशा आपको एसिडिक लावा में देखने को मिलेंगे, जो बहुत ज्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, इसकी फ्लूइडिटी कम होती है और सिलिका कंटेंट इसके अंदर ज्यादा होता है। तो जहां भी सिलिका कंटेंट अगर लावा के अंदर कम है, वो फ्लूइड ज्यादा है, उसकी विस्कोसिटी कम है, तो वो हमेशा लाउड एक्सप्लोजन नहीं करेगा, वो क्वाइट एक्सप्लोजन करेगा। इसी वजह से बेसिक लावा का आंसर इसका है डी, इसका आंसर है। जिन्होंने बताया है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अपना आंसर लिख देगा। मैं जब देखूंगा इसको तो मैं आपका नाम जो है बता दूंगा, मैं एक्नॉलेज कर दूंगा किसने सही बताया है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसका आंसर था डी, लाउड एक्सप्लोजन इज नॉट अ फीचर ऑफ बेसिक लावा। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन पहले भी बताया था, वोल्केनो जब हमने पढ़ा था। 3 टाइप के इसके अंदर होते हैं क्लासिफिकेशन। पहला होता है फ्रीक्वेंसी पे, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। उसके बाद मोड ऑफ इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन टाइप, फिशर। सेंट्रल मतलब किसी पाइप से आ रहा है, फिशर मतलब क्रैक से आ रहा है। फिर हमने बताया था कि बेसिक और एसिडिक 2 तरह के लावा होते हैं। बेसिक लावा जो होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ग्रेट फ्लूइडिटी होती है, लेस विस्कस होता है। इसका एग्जांपल था शील्ड वोल्केनोस। और एसिडिक लावा में हमने पढ़ा था कि जो है इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, विस्कस बहुत ज्यादा होता है ये। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो कॉम्पोजिट वोल्केनो है। ये हमने देख लिया था दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वोल्केनो वाला जो लेक्चर है आप जाके देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ पैंथालासा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वैगनर। यानी कि इनमें से क्या पैंथालासा का प्रिमिटिव फॉर्म था? पैंथालासा क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा। पैंथालासा इनमें से क्या है आपको बताना है, सीधा सीधा मोटी सी बात यह है। टाइमर स्टार्ट होता है अभी। बताइए पैंथालासा इनमें से कौन सा ओशियन था? अगर आपको पैंथालासा नहीं पता तो आपको जाके देखना है मेरा वीडियो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय एल्फ्रेड वैगनर, वहां पे आपको पता पड़ जाएगा पैंथालासा क्या है, पैंजिया क्या है, और आई होप आप समझ पाएंगे। तो टाइमर खत्म होता है। ठीक है, टाइमर खत्म हुआ है। तो पैंथालासा बेसिकली क्या था? ये एक सुपर ओशन था जो सराउंड करता था पैंजिया को, जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था। और पैंथालासा जो है वो आज की तारीख में जो पार्ट है, यानी कि प्रिमिटिव पैसिफिक ओशन इज द राइट आंसर। प्रिमिटिव पैसिफिक ओशन को ही पैंथालासा कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने लिखा है उसको एक्नॉलेज कर दिया जाएगा। आंसर इज डी। ठीक है, ये आप मैप देखेंगे, ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है आज की तारीख में, ये है पैसिफिक ओशन। और जब उस वक्त जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, यानी कि 200 मिलियन ईयर अगो, ये पोजीशन थी कॉन्टिनेंट्स की, और ये जो पूरा इलाका है ये पैंथालासा का था। तो आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है कोरस्पॉन्ड करती है, और इसी वजह से पैंथालासा जो है वो प्रिमिटिव पैसिफिक ओशन था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये पैंथालासा जो है फिर वो छोटा होता चला गया, क्योंकि फिर कॉन्टिनेंट्स ने ड्रिफ्ट किया और आज की पोजीशन ले ली, जिसकी वजह से ये जो पैंथालासा था सुपर ओशन था वो छोटा हो गया और उसने रूप लिया पैसिफिक का। ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ सिस्मिक वेव्स एट सिस्मोग्राफ। यानी कि सिस्मोग्राफ पे आपको ऑर्डर बताना है, पहले कौन सी वेव्स आती हैं, रिकॉर्ड होती है, उसके बाद कौन सी और फिर कौन सी। ये मैंने लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, उसके अंदर डिस्कस किया है, कल ही हमने डिस्कस किया है। तो टाइमर स्टार्ट होता है अभी। बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है अराइवल ऑफ द सिस्मिक वेव्स, यानी कि पहले कौन सी, उसके बाद कौन सी और सबसे लास्ट में कौन सी आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समय होता है समाप्त। सिस्मिक वेव्स 2 तरह की होती हैं, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स। ये बात हम जानते हैं। बॉडी वेव्स वो होती है जो फोकस पे ओरिजिनेट होती है और बॉडी में ट्रैवल करते हुए अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है। और सरफेस वेव्स वो होती है जो एपिसेंटर पे ओरिजिनेट होती है और फिर वो अर्थ के सरफेस पे हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है P वेव्स, ठीक है, उसके बाद आती है S वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और लास्ट में आती है सरफेस वेव्स, जिसको हम L वेव्स कहते हैं। तो इसका आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। P वेव्स, S वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ठीक है, ये डायग्राम आप देखेंगे, ये है सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ वेव्स का फ्रीक्वेंसी, वेव्स का मूवमेंट। ठीक है, तो ये तो सब कुछ नॉइज हुई जिसको रिकॉर्ड किया। सबसे पहले आई है P वेव्स। यहां पे आप देखेंगे ये y एक्सिस पर, x एक्सिस पर ये टाइम इंटरवल है। जैसे जैसे आप यहां से यहां चलेंगे टाइम इंटरवल बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले आ रही है P वेव्स जो बॉडी वेव्स के अंदर ही है, फिर आती है S वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, फिर आती है लास्ट में सरफेस वेव्स जिसको हम L वेव्स कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉल्टिंग। फॉल्टिंग से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है फॉल्टिंग इज ओनली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक्स अलोंग द लाइन ऑफ फ्रैक्चर। दूसरा है द प्लेन अलोंग विच फॉल्टिंग अकर्स कैन ओनली बी हॉरिजॉन्टल। आपको बताना है ABCD कौन सा सही है। ठीक है, टाइमर स्टार्ट होता है, बताइए।
फॉल्टिंग से जुड़ा हुआ, फॉल्टिंग हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स के अंदर, और हमने पढ़ा था कि फॉल्टिंग कैसे होती है। वो होती है हमारे टेंशनल फोर्सेस की वजह से। टेंशनल फोर्सेस आते हैं हमारे डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है, बताइए। और समय होता है समाप्त। फॉल्टिंग हमने पढ़ा था। फॉल्टिंग के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ी थी, यानी कि जिस सरफेस से रॉक्स खिसक कर नीचे की तरफ आ रही है उस सरफेस को हम कहते हैं फॉल्ट प्लेन, ठीक है। और फॉल्ट प्लेन का शेप या डायरेक्शन किसी भी वे के अंदर हो सकता है। वो वर्टिकल भी हो सकती है, वो इंक्लाइंड भी हो सकती है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो किसी भी शेप में हो सकती है। यानी कि जो सेकंड वाला है, द प्लेन अलोंग विच द फॉल्टिंग अकर्स कैन ओनली बी हॉरिजॉन्टल, ये तो गलत हो गया, देखते ही गलत हो गया। यानी कि फॉल्ट प्लेन जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है उसका। पहला जो है फॉल्टिंग इज ओनली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक्स अलोंग द लाइन ऑफ फ्रैक्चर, ये भी गलत है, क्योंकि फॉल्टिंग के अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होते हैं। जब अपवर्ड होते हैं तो उसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट, और जब डाउनवर्ड होते हैं, डाउन द डिप मूवमेंट होता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो हुआ डी, इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों। तो जिसने भी लिखा है उसको एक्नॉलेज करूंगा मैं, और अपना आंसर आप लिखते रहिए, बताते रहिए कौन सा सही है। इससे आपको पता पड़ेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, उसको मुझे पता पड़ेगा कि कितने लोग सही दे पा रहे हैं और मुझे कहाँ और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है डायग्राम फॉल्ट प्लेन का, फॉल्टिंग का। ये रॉक जो थी, या ये जो रॉक ब्लॉक देख रहे हैं, ये यहाँ पर था, ये डाउन द डिप मूवमेंट हुआ इसका। तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फॉल्ट प्लेन, और ये जो है हमारा हाइपोसेंटर है, जिसको हम फोकस कहते हैं। और ये जो है बेसिकली एक नॉर्मल फॉल्टिंग एक्टिविटी हुई है, डाउन द डिप मूवमेंट हुआ है। तो ये जो फॉल्ट प्लेन हम देख रहे हैं, ये वाला जो है, ये कैसे भी शेप में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, स्ट्रेट, किसी भी शेप के अंदर ये हो सकता है, कोई भी एंगल पे हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट वो गलत हो गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है, अब आपको बताना है, ठीक है। पहला, डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस वर्क डीप इनसाइड द अर्थ एंड प्रोड्यूस सडन चेंजेस, ठीक है। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट आर डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। अब इसको आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। टाइमर स्टार्ट होता है अभी, बताइए। डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस वर्क डीप इनसाइड द अर्थ एंड प्रोड्यूस सडन चेंजेस एंड एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स आर डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस, ठीक है। बताइए, कमेंट में लिखिए क्या होगा। समय होता है समाप्त, और समय हो गया है खत्म, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, ओनली टू फॉलोज। इसका आंसर होगा बी, ओनली टू फॉलोज। क्यों? क्योंकि डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस, ये बात तो सही है, दे वर्क डीप इनसाइड द अर्थ, पर डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस कभी भी सडन मूवमेंट नहीं कर सकते। डायस्ट्रॉपिज्म का मतलब ही है कि स्लो मूवमेंट्स। तो डायस्ट्रॉपिक और सडन मूवमेंट्स एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये विरोधाभास है। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट्स आर डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस, ये बात सही है, क्योंकि हमने देखा था एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक मूवमेंट जो होते हैं, आप देखेंगे यहां पर एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स वो होते हैं जो अर्थ के अंदर काम करते हैं, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स वो होते हैं जो अर्थ के ऊपर काम करते हैं। एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स दो तरह के होते हैं, स्लो मूवमेंट्स एंड फास्ट मूवमेंट, ठीक है। तो स्लो मूवमेंट के अंदर आते हैं एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक होते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, जिनको हम कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस कहते हैं, और ओरोजेनेटिक को हम कहते हैं माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। तो दो तरह के होते हैं, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन एंड फोर्सेस ऑफ टेंशन। कंप्रेशन से बनते हैं हमारे फोल्ड्स एंड टेंशन से बनते हैं हमारे फॉल्ट्स, ठीक है। तो ओरोजेनेटिक जो है वो पार्ट है डायस्ट्रॉपिज्म का, लेकिन डायस्ट्रॉपिज्म जो है या डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस जो है वो कभी भी सडन फोर्सेस नहीं हो सकते। इसी वजह से इसका आंसर हो गया ओनली टू, बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको फ्लो चार्ट पता होगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका मैंने वीडियो बना रखा है, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, उसमें सब कुछ डिटेल में बता रखा है। तो आप चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद, एमसीक्यूज के बाद, आप जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाइज, सिलेबस वाइज जो है हम चल रहे हैं, और सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। कंसिडर कीजिए इन स्टेटमेंट को और बताना है आपको कौन सा सही है, ठीक है, इन स्टेटमेंट को देख के। अर्थक्वेक अकर ओनली अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एक्सोजेनेटिक वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ अर्थक्वेक्स। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। टाइमर स्टार्ट होता है अभी, बताइए। ओनली वन, बोथ वन एंड टू, ओनली टू, या इनमें से कोई भी नहीं, बताइए। कमेंट कीजिए दोस्तों, बताइए कौन सा सही होगा इसमें। ऑल राइट, समय समाप्त होता है।
तो डिस्कस करते हैं इसका क्या होगा। अर्थक्वेक ओनली अकर्स अलोंग द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि अर्थक्वेक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज दोनों पे हो सकता है, लेकिन उनका जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे देखा गया है, जहां पे दो प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थक्वेक आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे नहीं देखने को मिलेंगे या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हमने कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक पढ़ा था तो हमने देखा था टेंशनल, कंप्रेशनल एंड शियर स्ट्रेस तीनों लगते हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं, तब अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव जो होते हैं, सबसे तबाही वाले जो होते हैं, वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे होते हैं। तो पहला तो हो गया गलत, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, एक्सोजेनेटिक वेव्स या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर अर्थक्वेक, क्या ये सही है? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से क्या अर्थक्वेक होता है? ये भी गलत हो गया, तो उसका आंसर हो गया डी, नन ऑफ दीस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अर्थ के क्रस्ट के ऊपर काम करते हैं। आप देखेंगे एक्सोजेनेटिक जो होते हैं इसके अंदर वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन आते हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर ऊपर काम करेंगे तो फिर फोकस और एपिसेंटर कैसे बनेगा? तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इसी वजह से जो इसका आंसर है वो हो गया हमारा डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेदरिंग। वेदरिंग से एसोसिएटेड कुछ स्टेटमेंट्स है और आपको बताना है इनमें से क्या सही है। कोट्स दे रखे हैं 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, नन ऑफ दिस। तो ढंग से पढ़िएगा, वेदरिंग हमने पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ा हमने वेदरिंग को, वेदरिंग के टाइप्स पढ़े हैं, फिजिकल, केमिकल सब हमने पढ़ा है, और वेदरिंग के कुछ स्टेटमेंट्स भी पढ़े हैं। मैंने आपको कहा था कि वेदरिंग से एसोसिएटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको आ जाएंगे और आपको बताना है कि अब इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है वेदरिंग की, एक्चुअल में वेदरिंग क्या है, तो आप नहीं दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेदरिंग। पहला है, इट इज इन सिटू डिसइंटीग्रेशन एंड डीके ऑफ बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। जॉइंट्स इन द रॉक्स एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। बताना है आपको कौन सा सही है। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बताइए 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 या नन ऑफ दीस, ए बी सी डी, कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए। बताइए बताइए, इन सिटू मतलब क्या होता है? ये भी मैंने आपको बताया था, इन सिटू का मतलब क्या होता है, इन सिटू डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आपको इन सिटू नहीं पता तो आप जाके वो वीडियो देखिए, आपको पता पड़ जाएगा। ऑल राइट, टाइमर खत्म होता है और इसका सही आंसर है सी, 1, 2 and 3 तीनों ही फॉलो होते हैं, क्योंकि वेदरिंग एक इन सिटू डिसइंटीग्रेशन है, यानी कि वेदरिंग जहां हो रही है उस जगह को कहा जाता है। वेदरिंग के अंदर कभी भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमें देखने को नहीं मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हमेशा मास वेस्टिंग और इरोजन में देखने को मिलता है। इरोजन और मास वेस्टिंग में फर्क यह है कि इरोजन में इरोजिव एजेंट्स काम करते हैं, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, लेकिन मास वेस्टिंग के अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी। लेकिन वेदरिंग के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता, बस जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाती हैं। तो पहला से बिल्कुल सही है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। यस, हमने बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ा था, जिसके अंदर हमने प्लॉइंग के बारे में पढ़ा था। प्लॉइंग ऑफ फील्ड्स जो होती है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। इसके अलावा जॉइंट्स इन द रॉक्स एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ये बात सही है। अगर जॉइंट्स होंगे तो वो जॉइंट्स बढ़ते 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 ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन करते हैं, ये फिजिकल वेदरिंग के अंदर हमने देखा है। तो 1, 2 and 3 तीनों उसके अंदर फॉलो होते हैं। आंसर है इसका सी। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। कोड नीचे दे रखे हैं 1 and 2, 1 and 3, ओनली 3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान से पढ़िएगा, अर्थक्वेक से जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज एपिसेंटर, ठीक है। सरफेस वेव्स ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम फोकस, ऑल राइट। और तीसरा है, अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग मॉडिफाइड मर्सरी स्केल। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ए बी सी डी कौन सा है, कमेंट करके बताइए। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बताइए, ध्यान से पढ़िएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको बताना है कौन सा सही है, ए बी सी डी कौन सा सही है, बताइए। कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा सही होगा। ऑल राइट, समय होता है समाप्त। अर्थक्वेक से जुड़े हुए स्टेटमेंट थे 1, 2 and 3। पहला स्टेटमेंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज एपिसेंटर। क्या ये सही है? ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक को एपिसेंटर कहा जाता है, ये गलत है। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक को हम हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। एपिसेंटर वो है जहां पर सबसे पहले सिस्मिक वेव्स आके रिकॉर्ड होती है, और फोकस के जस्ट अपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एपिसेंटर देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा है, सरफेस वेव्स ट्रेवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम फोकस।
तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सरफेस वेव्स को देखेंगे, सरफेस देखेंगे, उसको सही मान लेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि सरफेस वेव्स ट्रैवल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम फोकस। क्या फोकस से होते हुए सरफेस वेव्स जो है सरफेस पे ट्रैवल करती हैं? ये गलत हो जाएगा। सरफेस वेव्स कभी भी बॉडी ऑफ अर्थ के अंदर नहीं जा सकती, यानी कि ये केवल और केवल सिर्फ सरफेस पे ट्रैवल करती हैं, ओनली हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑन द सरफेस। तो ये भी हो गया गलत, ठीक है। तीसरा है अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड यूजिंग मॉडिफाइड मर्सरी स्केल। क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि अर्थक्वेक को मेजर नहीं करते हैं मॉडिफाइड मर्सरी स्केल से। अर्थक्वेक से होने वाली तबाही को हम मेजर करते हैं मॉडिफाइड मर्सरी स्केल से। लेकिन अर्थक्वेक के अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास है रिक्टर स्केल, जो 0 to 9 है। और 0 to 9 में हमने देखा था हर स्केल से दूसरी स्केल से अगर आप जाएंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगी शेकिंग और 33 गुना बढ़ जाएगी एनर्जी। ये हमने देख लिया था। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे गलत हैं। आंसर है इसका डी, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। मुझे लगता है काफी लोगों ने इसको गलत किया होगा, क्योंकि वो यहां पे आके कंफ्यूज हो गए होंगे सेकंड वाले के अंदर। सरफेस वेव ट्रैवल ऑन द सरफेस, ये सही है, लेकिन वो फोकस से होते हुए नहीं जाती है दोस्तों। सरफेस वेव कभी भी फोकस पे नहीं आ सकती। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही गलत है। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, ये डायग्राम देखेंगे आप, ये है फोकस, ठीक है। फोकस से ओरिजिनेट होती है बॉडी वेव्स, तो चलते हुए सीधा आती है एपिसेंटर पे, और एपिसेंटर पे फिर सरफेस वेव्स ओरिजिनेट होती है, जो इधर और इधर जाती है, हॉरिजॉन्टल करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है बॉडी वेव्स, आप देख सकते हैं, जो फोकस पे ओरिजिनेट हो रही है। और सरफेस वेव जो होती है वो हमेशा एपिसेंटर पे होती है। यानी कि 2 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, फोकस, एपिसेंटर, ठीक है, सॉरी, फोकस बॉडी वेव्स और एपिसेंटर सरफेस वेव्स। हाइपोसेंटर बॉडी वेव्स, एपिसेंटर सरफेस वेव्स, ये 2 आपको कीवर्ड ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पे सरफेस वेव्स है लेकिन फोकस है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, विरोधाभास है यहां पर, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो ये इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। फोकस से ओरिजिनेट हो रही है बॉडी वेव्स और जा रही है एपिसेंटर पे, फिर वहां पे सरफेस वेव चल रही है जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, Which of the following feature is formed due to tectonic forces? यानी कि टेक्टोनिक फोर्सेस से इनमें से कौन से फीचर बनते हैं? ABCD आपको बताना है, हैंगिंग वैली, यू शेड वैली, ब्लाइंड वैली या रिफ्ट वैली। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए टेक्टोनिक फोर्सेस से क्या बनेंगे? और इन सबको मैंने बता रखा है, रिफ्ट वैली क्या होती है, ब्लाइंड वैली क्या होती है, हैंगिंग वैली, यू शेप वैली, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है दोस्तों। बताना है कौन सा है ABCD, बताइए, कॉमेंट करके बताइए। ऑल राइट, समय होता है समाप्त, और सही आंसर है इसका डी, रिफ्ट वैली। टेक्टोनिक फोर्सेस से हमेशा रिफ्ट वैली बनती है। हैंगिंग वैली इज अ पार्ट ऑफ फॉल्टिंग एक्टिविटी। टेक्टोनिक फोर्सेस से हमेशा रिफ्ट वैली बनती है। यू शेप वैली बनती है हमारे इरोजन से, और ब्लाइंड वैली भी बनती है हमारे इरोजन एक्टिविटी से। तो इसका सही आंसर है डी, रिफ्ट वैली। ये डायग्राम आप देखेंगे, ये है हमारा एस्थेनोस्फीयर, ये 2 प्लेट बाउंड्री है। जब ये डाइवर्ज करती है, जब इनका डाइवर्जेंट होता है, तब यहां पर क्या होता है, नॉर्मल फॉल्टिंग एक्टिविटी होती है, और जो ये बीच वाला हिस्सा है वो धंस जाता है, जिसको हम रिफ्ट वैली या ग्रैबन कहते हैं। और इसको इन दोनों बॉडी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, यानी कि इन दोनों अपस्टैंडिंग पार्ट्स को हम कहते हैं हॉर्स्ट। ये और ये तो है हमारे हॉर्स, और ये जो बीच वाला जो है, जो धंस गया है नॉर्मल फॉल्टिंग एक्टिविटीज से, डाउन द डिप मूवमेंट से, उसको हम कहते हैं रिफ्ट। यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज से हमेशा रिफ्ट वैली बनती है दोस्तों। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी जो है वो कहां पाई जाती है? कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है? आउटर कोर, इनर कोर, सियाल सीमा, सीमा निफे एंड अपर मेंटल, लोअर मेंटल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है? डिसकंटिन्यूटीज हमने पढ़ी थी अर्थ इंटीरियर पे, जब हमने अर्थ इंटीरियर डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज होती हैं, और फिर हमने देखा था अलग अलग टाइप की होती है, कॉनरैड, रेप्टिस, गुटेनबर्ग, ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी सारी हमने देखी है। बताइए कौन सा है ABCD। समय होता है समाप्त, और ये थोड़ा सा ऑप्शन जो है इसके थोड़े से कंफ्यूजिंग है। पहले तो आपको पता होना चाहिए डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। डिसकंटिन्यूटी बेसिकली एक वो जोन है जहां पर जो वेव्स हैं, ये सिस्मिक वेव्स हैं, उनकी वेलोसिटी में हमें चेंज देखने को मिलता है, और जो स्ट्रक्चर है रॉक्स का, उनकी डेंसिटी में हमें चेंज देखने को मिलता है। उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, यानी कि कोई चीज कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो होगा सियाल एंड सीमा, जिसको हम अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सियाल एंड सीमा का जो है उसका सही आंसर है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। तो बी इज द राइट आंसर, सियाल एंड सीमा। आउटर कोर, इनर कोर नहीं होगा, सीमा निफे नहीं होगा, और अपर मेंटल, लोअर मेंटल भी नहीं होगा। सियाल एंड सीमा इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये डायग्राम आप देखिए, इसमें सारे डिसकंटिन्यूटीज दे रखी है, रिवीजन आपका हो जाएगा। कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट है, या ये वाली सियाल एंड सीमा के बीच में। फिर आती है मोह डिसकंटिन्यूटी, जो है हमारी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में। ये जो है हमारी मोह डिसकंटिन्यूटी है। लोअर क्रस्ट का जो निचला भाग है और
मेंटल का जो ऊपर वाला भाग है वहां पे आती है हमारी मोहो डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद आती है रेप्टिस डिस्कंटिन्यूटी जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में दे सकते हैं आप, ठीक है, ये है रेप्टिस डिस्कंटिन्यूटी। फिर आती है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये है हमारा लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, यानी कि मेंटल का जो निचला भाग है वो और आउटर कोर का जो ऊपर वाला भाग है, ये सब इसमें आती है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। फिर आती है लेमन डिस्कंटिन्यूटी जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। ये सारे डिस्कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आते हैं आपसे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग से भी। तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, ये आपको डायग्राम दिमाग में रखना है। कॉन्ड्राइट जो है अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मोर डिस्कंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, रेप्टिस जो है वो हमारी अपर मेंटल लोअर मेंटल है, डिस्कंटिन्यूटीज जो है, और उसके बाद गुटेनबर्ग जो है वो हमारे लोअर मेंटल और आउटर कोर है, लेमन जो है हमारे वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। तो लेमन को याद करना और आपके रेप्टिस को ध्यान करना ये इजी है। जो कंफ्यूज करती है वो करती है आपको मोर डिस्कंटिन्यूटी और गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, इसके अंदर आपको दो अलग अलग आपको देखने को मिल रहे हैं। रेप्टिस में तो क्या हो रहा है, मेंटल ही है लेकिन उसके अपर और लोअर है, और लेमन के अंदर भी यही है, कोर ही है लेकिन उसका अपर और लोअर है। लेकिन जो रेप्टिस है वहां पर आपको लोअर मेंटल, सॉरी जो आपका मोहो है, मोर डिस्कंटिन्यूटी है, वहां पे आपको लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल है, और इसी तरह से जो गुटेनबर्ग है यहाँ पे लोअर मेंटल और अपर कोर है। ये बात को ध्यान रखती है। ये हमारा कोर है जो 6371 किलोमीटर तक है अंदर नीचे तक, जिसके अंदर जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, और वो हमें पता पड़ता है सिस्मिक वेव्स से, जो एस वेव्स है हमारी, ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऐसे कड़ियाँ बांधते हैं हम चीज़ों को, इससे हमें पता पड़ता है कि सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक्ड है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एन इंक्लाइंड रॉक स्ट्राटा इज टर्म्ड एज स्ट्राइक, डिप, एंटीक्लाइन एंड फ्री फेस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, पर आप उसको पहले सॉल्व कीजिए। टाइमर स्टार्ट करते हैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एन इंक्लाइंड रॉक स्ट्राटा, उसको हम क्या कहते हैं, डिप कहते हैं, स्ट्राइक कहते हैं, एंटीक्लाइन कहते हैं या फ्री फेस कहते हैं, ये आपको बताना है। ABCD में से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा होगा, ABCD कौन सा होगा। समय समाप्त होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों A स्ट्राइक। ठीक है, क्यों होगा ये डायग्राम आप देखेंगे। डिप एंड स्ट्राइक जो होते हैं वो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था फोल्ड एंड फॉल्ट के अंदर। ठीक है, जो इंक्लाइंड रॉक बेड्स होती हैं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से जो इंक्लाइंड रॉक बेड्स होती हैं, जो फोल्ड हो जाती हैं इंक्लाइंड रॉक की तरह, ऐसे इस तरह से जो फोल्ड हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं डिप। ठीक है, डिप का हमेशा एंगल होता है। ठीक है, और ये इंक्लाइंड रॉक बेड्स जिस पे गिर रही हैं, जिस पे ये गिर रही हैं, जिसके सहारे टिकी हुई हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक का हमेशा डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट। तो अगर आप यहां जाएंगे इस क्वेश्चन पे, अगर आप ये डायरेक्शन ही देख लेंगे, ये डायरेक्शन अगर आप कीवर्ड पकड़ लेंगे, तो डायरेक्शन हमेशा स्ट्राइक का होता है, डिप का हमेशा एंगल होता है। ठीक है, डिप एंगल ये देख सकते हैं, ये एंगल बना हुआ है जो स्ट्राइक और इंक्लाइंड रॉक स्ट्राटा के बीच का जो एंगल होता है उसको हम डिप कहते हैं, जिसका एक एंगल होता है। स्ट्राइक का जो हमेशा जो होता है वो डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट। तो कीवर्ड इसके अंदर है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है डायरेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो डायरेक्शन हमेशा स्ट्राइक का होता है। अगर आपसे वो बोले द एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड रॉक स्ट्राटा, जिसको हम क्या कहते हैं, तो फिर हो जाएगा हमारा डिप। जहां पे एंगल पूछा जा रहा है वो डिप है, जहां पे डायरेक्शन पूछी जा रही है वो हमारा स्ट्राइक है, याद दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जिस पे गिर रहा है डिप, यानी कि इंक्लाइंड रॉक बेड्स जहां पे गिर रही हैं, जिस प्लेन सरफेस पे वो गिर रही है, उसको हम कहते हैं स्ट्राइक। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है अदर्शन और रीजनिंग बेस्ड। इसके कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं, जैसे A and R are true, R explains A and R are true, R do not explain A is true, R is false and A is false, R is true। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के इसके कुछ सेट, इसके टाइप ऑफ ऑप्शंस होते हैं, तो आपको उसको पढ़ना है। पहला है अदर्शन, फिर उसका है रीजनिंग, और आपको मैंने ट्रिक बताई थी। अदर्शन और रीजनिंग करने के लिए आपको क्या करना है, अदर्शन पढ़ने के बाद क्योंकि लगा देना है। क्योंकि अगर उसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि कोरोना जो है, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना एक महामारी है, वो बड़े देशों को अफेक्ट कर रही है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है। बड़े देश वो होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और वहीं पे सबसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि इस वजह से लगा के आप दोनों का लिंक बना लेते हैं। तो अदर्शन और रीजनिंग में हमेशा आपको बीच में क्योंकि लगाना है। अगर क्योंकि से आपको लग रहा है कि हाँ यार लिंक बैठ रहा है, तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन आराम से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट। एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस आर एसोसिएटेड विद अ डिस्ट्रक्टिव और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इन विच हैवियर प्लेट इज सबडक्टेड बीनीथ द लाइटर प्लेट। ये इसका दर्शन है। ठीक है, मटेरियल ऑफ द अपर मेंटल लाइंग बिलो द मटेरियल ऑफ द अपर मेंटल लाइंग बिलो द मिड ओशियन रिजेस आर मेल्टेड एंड मूव अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ लावा ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। आप ये दोनों आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक दर्शन है, एक रीजन है। ठीक है, अब आपको उसमें क्योंकि लगा के देखना है कि दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टाइमर स्टार्ट्स नाउ।
ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे होते हैं, जिसके अंदर हैवियर प्लेट जाती है लाइटर प्लेट के नीचे। ठीक है, एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ अर्थक्वेक, क्योंकि मटेरियल ऑफ द अपर मेंटल जो है, जो मिड ओशन जिसके नीचे है, वो नीचे चला जाता है और उसकी वजह से वो वॉल्केनो लावा के अंदर बैठ जाता है। बताना है इसका कौन सा सही है, ए बी सी डी आपको बताना है कौन सा सही इसका आंसर है। टाइमर होता है खत्म। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा बी। बी क्यों होगा? क्योंकि एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं वो एसोसिएटेड हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर, जहां पर हैवियर प्लेट जा रही है लाइटर प्लेट के नीचे। क्योंकि अब जब मैं लगाता हूं उसमें, क्योंकि मटेरियल ऑफ द अपर मेंटल लाइंग बिलो द मिड ओशनिक रिजेस आर मेल्टेड एंड मूव अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ लावा ड्यूरिंग एन वॉल्केनिक इरप्शन। यानी कि एक वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, जो अपर मेंटल पे मटेरियल है वो सबडक्ट होता है नीचे, फिर वो जाके एस्ट्रोनोस्फीयर में मिल जाता है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो आर है इसका रीजन है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से जो आंसर होगा उसका बी होगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा कि जब भी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी होती है वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे होती है, और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे हमें एक्सप्लोसिव एक्टिविटी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जब एक ओशनिक क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकराती है तो उसमें दो चीजें जो होती है वो मिल जाती हैं। ओशनिक क्रस्ट से जो हमें पानी जो है वो मिल जाता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमेशा सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी में पानी और सिलिका कंटेंट मिल जाता है तो वो वॉल्केनो जो होता है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि सिलिका कंटेंट और वाटर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो जो वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होंगे। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। पर ऑल दोनों स्टेटमेंट सही है। वो एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे होते हैं, ये सही है। जिसमें हैवियर प्लेट जो होती है वो लाइटर प्लेट के नीचे जाती है, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। और जो मटेरियल ऑफ द अपर मेंटल है वो जब दो प्लेट कन्वर्ज करती है तो वो नीचे चले जाते हैं और फिर जाके वो लावा के अंदर मिल जाते हैं, मैग्मा के अंदर मिल जाते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। ये आप डायग्राम देखेंगे, एक ओशनिक प्लेट जब कन्वर्जन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से कन्वर्ज करती है तो इस तरह से सबडक्शन हमें देखने को मिलता है। सबडक्शन से क्या हो रहा है, ये जो मटेरियल है ये जाके फिर से मैग्मा के अंदर मिल रहा है और ये जाके फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज को रूप दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसके अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा है, और जब ओशनिक क्रस्ट इससे टकराती है तो एक वाटर कंटेंट भी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो वॉल्केनोस होते हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं और एसिडिक लावा जो उसके अंदर इरप्ट होता है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है दोस्तों, देखो वाटर ड्रिवन फ्रॉम द सबडक्टेंट लावा, ये वाटर भी जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलिका कंटेंट ऑलरेडी होता है, क्योंकि हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल कहते हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम इसको हम कहते हैं। तो ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तब होता है एक्सप्लोसिव वॉल्केनिक इरप्शन, जो इसके अंदर नहीं बताया गया, इसलिए आंसर हो गया बी। बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर डजंट एक्सप्लेन ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, बताना है आपको इनमें से क्या सही है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कोड नीचे दे रखा है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या नन ऑफ दीस, आपको बताना है। तो पढ़ते हैं, वॉल्केनिक मटेरियल इंक्लूड्स मैग्मा एंड लावा, ओनली मैग्मा एंड लावा, एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक वेंट इज नोन एज वॉल्केनिक कैल्डेरास। बताइए कौन सा है, टाइमर स्टार्ट होता है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताइए कौन सा होगा। ए बी सी डी कौन सा होगा, बताइए। ऑल राइट, समय होता है समाप्त। अब हम देखते हैं कौन सा है पहला स्टेटमेंट, वॉल्केनिक मटेरियल ओनली इंक्लूड्स मैग्मा एंड लावा। क्या ये सही है? ये गलत है। मैग्मा वॉल्केनिक मटेरियल के अंदर केवल मैग्मा और लावा नहीं होता, पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी होते हैं, एशेस भी होते हैं, गैस क्लाउड भी होता है, वो सब वॉल्केनिक मटेरियल के अंदर आता है। तो पहला हो गया गलत। दूसरा पढ़ते हैं, एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक वेंट इज नोन एज वॉल्केनिक कैल्डेरा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वॉल्केनिक वेंट वो होता है जहां से वॉल्केनो बाहर आ रहा है। कई बार क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से ये जो वेंट है वो एक्सप्लोड हो जाता है, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव हो रही है, और जब ये एक्सप्लोड होता है तो वो अपने स्ट्रक्चर को ही कोलैप्स कर लेता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा बनता है, और उस गड्ढे को हम कहते हैं कैल्डेरा। यानी कि वेंट का, यानी कि क्रेटर का जो बड़ा भाई है, जो साइज में बड़ा है, उसको हम कैल्डेरा कहते हैं। यानी कि स्टेटमेंट 2 सही है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ओनली टू इसका सही आंसर है। तो ओनली टू फॉलोस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदर्शन एंड रीजनिंग का आ गया है, फिर से आपको उसमें लगाना है क्योंकि। ठीक है, पढ़ते हैं पहला स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज डिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स। ठीक है, आदर्शन है। ठीक है, रीजन इसका है एस वेव ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, व्हाइल पी वेव्स डजंट ट्रेवल, व्हाइल पी वेव्स ट्रेवल ओनली इन सॉलिड। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, एक आदर्शन है, एक रीजन है। आपको लगाना है इसके अंदर क्योंकि और बताना है क्या सही है। टाइमर स्टार्ट होता है अभी, बताइए। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर ही हमने देखा है। कुछ क्वालिटीज पढ़ी हैं पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में, वही आपको दे रखा है इसके अंदर, आपको बताना है।
ट्रिक ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है। बताइए कौन सा होगा इसके अंदर, वही है ABCD, ए एक्सप्लेन्स ए एक्सप्लेन्स आर, या जो भी आपको बताना है। समय होता है समाप्त। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सिस्मिक वेव्स। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि S waves travel in the solid, liquid and gas while P waves travel only in solid। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। P जो वेव्स जो हैं, जो सबसे पहले सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती है, वो जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन S वेव्स ओनली ट्रैवल इन सॉलिड। S वेव्स जो है वो जाके गायब हो जाती हैं जब वो किसी लिक्विड स्टेट से टकराती हैं, यानी कि S वेव जो है वो लिक्विड के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ था, P वेव जो है वो दोनों में, तीनों में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन S वेव जो है केवल और केवल सॉलिड में करती है। इसी वजह से जो इसका आंसर होगा वो होगा C, A is true, R is false। ठीक है, C इज द राइट आंसर, A is true, R is false। ये आप शैडो जोन देखेंगे, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। P वेव जो आप देखेंगे किस तरह से पूरे अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल कर रही है, और सिर्फ यहाँ पर इसका जो है शैडो जोन देखने को मिलता है क्योंकि ये रिफ्रैक्ट कर रही है, अपने डायरेक्शन से थोड़ा सा भटक जाती है। लेकिन S वेव जो है केवल और केवल जो है हमारे अपर क्रस्ट तक ही सीमित है, क्योंकि नीचे आने के बाद जहां पर इसको लिक्विड मटेरियल दिखता है वहां पर ये गायब हो जाती है। इतना बड़ा इसका शैडो जोन हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें पता पड़ता है कि जहां जहां एस वेव्स नहीं जा रही है वो जो इलाके हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स मैंने पढ़ाया है। लास्ट लेक्चर वही था हमारा, इसके पहले हमने पढ़ा है अर्थक्वेक के बारे में। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वो सारे वीडियो जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं पूरा लेक्चर नहीं पढ़ा सकता। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द पैंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्योंकि लगाना है। पैंजिया वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय अ वास्ट ओशन। ठीक है, बताइए कौन सा होगा सही। दो स्टेटमेंट है, एक अदर्शन है, एक रीजन है। आपको बताना है कौन सा सही होगा, बताइए। ABCD कौन सा है सही, बताइए, कमेंट करिए, मैं एक्नॉलेज कर दूंगा जिसने सही बताया है नाम सहित। ऑल राइट, समय होता है समाप्त। 20 सेकंड एनफ होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पढ़ते हैं पहले अदर्शन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द पैंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। ये बिल्कुल सही बात है। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था जो दो भागों में टूटा था, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। लोरेशिया इसका नॉर्दर्न पार्ट था, गोंडवाना लैंड जो था वो उसका सदर्न पार्ट था। इसका रीजन है क्योंकि पैंजिया वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय अ वास्ट ओशन। तो रीजन इसका बिल्कुल भी इससे लिंक नहीं खाता है, लेकिन रीजन इसका सही है। ठीक है, पैंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो चारों तरफ पैंथालासा से गिरा हुआ था। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द पैंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। इसका रीजन ये होगा कि पैंजिया दो भागों में टूटा था क्योंकि दो तरह के बल लगे थे। एक लगा था आपका बायोंसी वाला फोर्स, और एक लगा था हमारा टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून। ठीक है, आपको ध्यान होगा, फोर्स ऑफ बायोंसी एंड फोर्स टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, ये दो तरह के फोर्स लगे थे जिसकी वजह से हमारा पैंजिया जो है वो दो भागों में टूट गया था। तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ऑल्दो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही है। इसी वजह से आंसर होगा इसका बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ठीक है, ये आप देखेंगे डायग्राम, ये था लोरेशिया, ये था गोंडवाना लैंड जो दो भागों में टूट गया था। इस पे लगा था हमारा बायोंसी फोर्स। जब बायोंसी फोर्स आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे तो एक फोर्स लगता है इक्वेटरवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से ये दो कॉन्टिनेंट टूटे थे। फिर एक लगा था हमारा टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, जिससे वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ था यहाँ से यहाँ तक। ये दो फोर्सेस ऑपरेट करते हैं जिसकी वजह से ये दो कॉन्टिनेंट्स टूटे थे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डायग्राम इसलिए लगाया ताकि आपको रिकॉल हो जाए। और टूटने के बाद जो बीच की स्पेस है वो फिलअप हो गई थी वाटर बॉडी से, जिसको हम टैथिस कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फ्रेड वैगनर प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन हिज बुक। उस बुक का नाम क्या है? यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ABCD आपको बताना है, कौन सा है बताइए। टाइमर स्टार्ट होता है। बुक का नाम मैंने बताया था, हाईलाइट करके बताया था, बोल्ड करके बताया था। बताइए कौन सा होगा। क्लाइमेट एंड कॉन्टिनेंट्स, ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, या जियोमॉर्फिक या ज्योग्राफिकल साइकिल। ABCD कौन सा है बताइए कमेंट करके फटाफट। ऑल राइट, समय होता है समाप्त। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी 1912 में, और उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। ये बुक का नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉल्केनिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वॉल्केनिज्म, नॉट वॉल्केनो,
वॉल्केनिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज, इंट्रा प्लेट फॉल्ट्स या ऑल ऑफ द अबव आपको बताना है। वॉल्केनिज्म जो है वो क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वो मैंने बताया है अपने लेक्चर के अंदर, ठीक है। और वो कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है आपको बताना है। टाइमर स्टार्ट होता है अभी। बताइए ABCD कौन सा आंसर होगा इसका? ABCD कौन सा इसका सही उत्तर है बताइए। वॉल्केनिज्म इंपॉर्टेंट है। निज्म जहां लग जाता है वो एक फिनोमेना बन जाता है दोस्तों, फिनोमेना, ठीक है। समय होता है समाप्त। तो वॉल्केनिज्म जो है वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पे भी देखने को मिलता है, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री पे भी देखने को मिलता है और इंट्रा प्लेट फॉल्ट्स के अंदर भी देखने को मिलता है, यानी कि हॉट स्पॉट पे भी देखने को मिलता है। तो आंसर इसका हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग वॉल्केनिक बेल्ट हैज द हाईएस्ट ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? इनमें से कौन सी बेल्ट में सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन देखे गए हैं? ये भी मैंने आपको डिस्कस करा है वॉल्केनो जब हमने पढ़े थे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताना है ABCD कौन सा राइट आंसर है। समय होता है शुरू, 20 सेकंड्स का टाइमर है। बताइए मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, सर्कम पैसिफिक बेल्ट या नन ऑफ दीस? बताइए कौन सा होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए पानी पीना चाहिए कंटिन्यूस। बताइए कौन सा होगा। समय होता है समाप्त और बताना है आपको कौन सा सही है। राइट आंसर इज सी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये डायग्राम आप देखेंगे, रिंग ऑफ फायर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, जो है हमारा पैसिफिक ओशन की जो चारों तरफ जो ये बाउंड्री है, प्लेट बाउंड्रीज आप देख सकते हैं। नास्का प्लेट है, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है, फिर कोकोस प्लेट है, फिर ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, उसके बाद यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन प्लेट है। ये सारी प्लेटों से घिरा हुआ ये जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं दोस्तों। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से है अदर्शन एंड रीजनिंग का। आपको यहाँ पे क्योंकि लगाना है और आपको आंसर आ जाएगा। पहला है स्टेटमेंट अदर्शन, कॉन्टिनेंटल मास इज मेड अप ऑफ सियाल एंड ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल मास फ्लोट्स ओवर द ओशनिक क्रस्ट, जिसको हम सीमा कहते हैं। टाइमर शुरू होता है। बताइए कौन सा है। ABCD नीचे इसके स्टेटमेंट दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, ये इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन होंगे, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। कौन सा सही है बताइए। कॉन्टिनेंटल मास जो है सियाल एंड ओशन बना हुआ है सीमा से, क्या कॉन्टिनेंटल मास फ्लोट्स करते हैं ओशनिक मासेस पे? क्या ये सही है? बताइए ABCD। ऑल राइट, समय होता है खत्म। ये जो स्टेटमेंट है ये आया है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि जो हमारे लिथोस्फीयर है वो कुछ मेजर प्लेट्स के अंदर डिवाइड है, और जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो बनी हुई है सियाल से, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से, और जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है वो बनी हुई है सीमा से, सिलिका एंड मैग्नीशियम से। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो फ्लोट कर रही है सीमा के ऊपर, यानी कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर कर रही है, ठीक है। तो ये आंसर दोनों जो है इसके स्टेटमेंट सही है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ये बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाउनफोल्डेड रॉक बेड्स आर नोन एज, डाउनफोल्डेड रॉक बेड्स आर नोन एज ABCD आपको बताना है। टाइमर शुरू होता है। एंटीक्लाइन से, सिंक्लाइन से, सिंक्लिनोरियम है या नन ऑफ दीस है, आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। डाउनफोल्डेड रॉक स्ट्रक्चर को या रॉक स्ट्राटा को हम क्या कहते हैं बताइए। इजी है, अगर आपने डायग्राम विजुअलाइज कर लिया है तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा कौन सा सही है। ऑल राइट, समय होता है खत्म। डाउन फोल्डेड रॉक बेड्स को हम कहते हैं सिंक्लाइंस और अप फोल्डेड रॉक स्ट्राटा को हम कहते हैं एंटीक्लाइन। और एक बहुत बड़े डाउन फोल्डेड रॉक स्ट्रक्चर के अंदर जब हमें बहुत छोटे छोटे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंक्लिनोरियम, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका बी इज द राइट आंसर, सिंक्लाइन इज द राइट आंसर। ये आप डायग्राम देखेंगे, ये जो अप फोल्डेड रॉक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एंटीक्लाइन। जब ये रॉक फोल्डर नीचे की तरफ जाता है, एक डिप्रेशन बनाता है, तो उसे हम कहते हैं सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन ये बनते हैं हमारे फोल्डिंग एक्टिविटीज से, ये बनते हैं हमारे कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायस्ट्रोपिज्म इंक्लूड्स विच अमंग द फॉलोइंग। 5 आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है, ये कोड्स दे रखे हैं 1 2 5 1 2 1 2 1 3 4 या ऑल ऑफ दिस। डायस्ट्रोपिज्म क्या क्या इंक्लूड करता है, 1 2 3 4 बताना है। फोल्डिंग, डिप्रेशन, अपलिफ्टमेंट या वोल्केनिसिटी। टाइमर स्टार्ट नाउ। बताइए डायस्ट्रोपिज्म में क्या क्या आते हैं, क्या क्या शामिल है बताइए। डायस्ट्रोपिज्म में क्या क्या आता है, डायस्ट्रोपिज्म क्या है, अगर आपको वही पता है तो आप इसको आराम से कर लेंगे, 1 सेकंड के अंदर आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ऑलराइट, समय होता है खत्म। तो डायस्ट्रॉपिज्म क्या है? डायस्ट्रॉपिज्म हमने देखा था एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर होते हैं दो तरह के फोर्सेस, डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस एंड कैटास्ट्रॉपिक फोर्सेस, जिसको हम सडन फोर्सेस कहते हैं। तो डायस्ट्रॉपिक होता है स्लो फोर्सेस। तो स्लो फोर्सेस में अगर आपको ये वोल्केनो दिख रहा है तो वोल्केनो कभी भी स्लो नहीं है, वोल्केनो अचानक फटता है, ठीक है। तो 5 नहीं हो सकता, यानी कि ए तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा फोल्डिंग, फॉल्टिंग, डिप्रेशन एंड अपलिफ्टमेंट, ये सारे जो हैं वो डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस के अंदर आते हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 एंड 4। फोल्डिंग आता है हमारे कंप्रेशनल फोर्सेस के अंदर, जब दो फोर्सेस एक साथ लगते हैं। फॉल्टिंग आता है हमारे टेंशनल फोर्सेस के अंदर। डिप्रेशन भी हमारा आता है फोल्डिंग यानी कि कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस के अंदर। और अपलिफ्टमेंट हमारा आता है ओरोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर, जब जो है कॉन्टिनेंट अप या डाउन होता है, ठीक है। तो फोल्डिंग आते हैं हमारे, सॉरी, अपलिफ्टमेंट आता है हमारे एपिरोजेनेटिक के अंदर, फोल्डिंग आते हैं हमारे ओरोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर। एंडोजेनेटिक फोर्सेस फिर सब डिवाइड है दो के अंदर, जिसके अंदर है पहला, जिसके अंदर पहला है हमारा एपिरोजेनेटिक के अंदर है पहला हमारा फॉल्टिंग, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस। फिर हमारा है माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्सेस को हम कहते हैं एपिरोजेनेटिक, जो है हमारे अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। और फिर जो हमारे ओरोजेनेटिक मूवमेंट है उसके अंदर दो हैं, टेंशनल फोर्सेस एंड कंप्रेशनल फोर्सेस। टेंशनल फोर्सेस से बनते हैं हमारे फॉल्ट, जब टेंशन बढ़ती है, और कंप्रेशनल फोर्सेस से बनते हैं हमारे फोल्ट, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा 1, 2 एंड 3, 4। वोल्केनिसिटी इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक सडन मूवमेंट है, डायस्ट्रॉपिज्म के अंदर ये नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज इन द ऑर्डर इन विच दे पब्लिश्ड, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे कि आपने सब चीजें पढ़ ली, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि भाई कौन सा पहले है, फिर कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, तो आप इसको गलत करके आ जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको थॉट से देखने को मिलते हैं, जब आपको जोग्राफर्स और उनकी थ्योरी या जोग्राफर या उनकी बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपको उसको अरेंज करना पड़ता है कि पहले कौन से जोग्राफर आए, फिर कौन से आए, फिर कौन से आए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। टाइमर स्टार्ट करते हैं। बताना आपको 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 1, 2, 3 या 4, 3, 2, 1 कौन सा इसका सही आंसर है। ये कोड्स आपको दे रखे हैं, आपको बताना पहला कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। बहुत ईजी है, आराम से लगा सकते हैं आप इसको। ये मैंने एक डायग्राम फ्लो चार्ट से आपको मैंने बताया था जब मैंने आपकी पीपीटी आपको शेयर की थी। जब मैं पीपीटी से पढ़ा रहा था तो मैंने एक फ्लो चार्ट लगाया था, एक टाइमलाइन चलाई थी मैंने, ठीक है। टाइमलाइन खत्म होता है तो उसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3, 4 जो ऑर्डर में लगे हुए हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो वैगनर लेके आए थे उसके 1912 के अंदर। फिर आए थे कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, जो आर्थर होम्स लेके आए थे 1928-29 के अंदर। फिर आई थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हैरी एस जो लेकर आए थे 1960 में। फिर आई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो आई थी लेट 1970s में। तो आंसर इसका 1, 2 एंड 3, 4। ये डायग्राम आप देखेंगे। 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, 1929 में कन्वेक्टिव करंट थ्योरी, 1960 में है हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, 1970 में हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये आप इसकी टाइमलाइन देख सकते हैं, इस तरह से टाइमलाइन चल रही है। पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, उसके बाद जो है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंटल थ्योरी आई है 1912 में, फिर आई है कन्वेक्टिव करंट थ्योरी 1929 में, फिर आई है सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो हैरी एस ने दी है 1960 में, फिर आई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1970 के अंदर ये कंप्लीट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, आपको बताना है। ABCDs है, इनमें से कौन सा है। टाइमर स्टार्ट करते हैं, बताइए कौन सा होगा। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स वॉल्केनिज्म, ABCD, बताइए कौन सा होगा। बताइए। वॉल्केनिज्म, निज्म मतलब एक फिनोमेना जब लग गया। ऑल राइट, समय होता है खत्म। पहला है अ वेंट और ओपनिंग थ्रू विच द हीटेड मटेरियल कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस, तो ये तो हो गया वॉल्केनो। वॉल्केनोज दैट इरप्ट्स क्विकली बट हैव लेस विस्कस लावा, तो ये तो रिलेटेड ही नहीं है। ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ हीटेड मटेरियल फ्रॉम द डीप इनसाइड अर्थ, यानी कि वो सभी जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं जो जिसके अंदर वॉल्केनो जो है यानी कि मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, वॉल्केनो फिर लावा के रूप में बाहर आ रहा है और वो लावा ठंडा हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है और इग्नियस रॉक्स के अंदर तब्दील हो रहा है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं वॉल्केनिज्म, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सारे प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट ऑफ द हीटेड मटेरियल फ्रॉम द डीप इनसाइड अर्थ, वो होते हैं वॉल्केनिज्म के अंदर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच पीरियड, कौन से पीरियड में एफ बी टेलर ने अपनी थ्योरी को स्टार्ट किया था, जो उनकी ड्रिफ्ट थ्योरी थी जिसको हम डिस्प्लेसमेंट हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एफ बी टेलर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो कौन से पीरियड से स्टार्ट हुई थी, बताना है आपको। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ABCD कौन सा है, क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन, टर्शियरी, बताइए कौन सा होगा।
बताइए कौन सा होगा? क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन, टर्शरी। अगर आपको यही नहीं पता कौन से हैं तो आप जाके देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था जिसके अंदर आपको मैंने सारे काल बता दिए थे कौन कौन से थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में इन्होंने अपनी थ्योरी स्टार्ट की थी। और क्रिटेशियस पीरियड जो है दोस्तों वो आता है हमारा मेसोजोइक एरा के अंदर। जो इसका रीसेंट एरा है, यानी कि मेसोजोइक एरा के अंदर 3 पीरियड हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड के अंदर डायनासोर का खात्मा हुआ था और यहीं से एफ.बी. टेलर ने अपनी थ्योरी की स्टार्ट किया था, अपनी शुरुआत की थी। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने पढ़ा है, पहला लेक्चर है, आप जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। पूरे समय को, पूरे समयकाल को, जब से पृथ्वी का उत्पन्न हुआ है, यानी कि अर्थ जब से क्रिएट हुई है, ओरिजिनेट हुई है, तब से लेकर अब तक 4.5 बिलियन ईयर हो चुके हैं। और उस टाइम पीरियड को जोग्राफर्स ने कुछ टाइम ब्रैकेट्स के अंदर बांटा है, जिसको हम ईयन, एरास, पीरियड्स और एपॉक कहते हैं। ठीक है, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, चाहे आप देख सकते हैं, आपको पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, द मोस्ट डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक रिकॉर्डेड ऑन द रिक्टर स्केल वाज अबाउट मैग्नीट्यूड। यानी कि जब हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सा अर्थक्वेक जो है हमारे अर्थ में हो चुके हैं, तो आप में से ही किसी ने डिस्कस किया था, किसी ने कमेंट किया था कि सर ईयर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ईयर से भी नहीं, आपसे रिक्टर स्केल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से रिक्टर स्केल के वोल्केनो जो है वो अभी तक हो चुके हैं। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको बता देगा कि नहीं यार ये तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही देखते हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको बताना है इनमें से कौन सा मोस्ट डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक जो है अभी तक हुआ है। ठीक है, कॉमन सेंस लगाइए, आपको पता पड़ जाएगा कौन सा उसका सही है। 7.5 रिक्टर स्केल का है, 8.6 है, 10.2 है या 6.2 है? बताइए कौन सा होगा? मोस्ट ऑब्वियस है। ऑलराइट, समय होता है खत्म। जो लोग तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे इसमें, तो वो जाएंगे सीधा सी ऑप्शन की तरफ, 10.2, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेवास्टेटिंग लगता है। लेकिन 10.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो कौन सा है? 8.6। यानी कि थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर आपने एक बार भी वो मैप देखा होगा जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, तो आप इजीली इसको कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर देंगे कि 10.2 तो हमने देखा ही नहीं था। 10.2 नहीं है तो मतलब इसके अलावा मोस्ट डेवास्टेटिंग यानी कि सबसे ज्यादा पैमाने का कौन सा हो सकता है, तो वो 8.6 होगा। तो कॉमन सेंस से बी इज द राइट आंसर, 8.6। ये मैप आप देखिए, 8.6 हुआ है हमारा आसाम के अंदर। 15 अगस्त 1950 में आया था 8.6 का। और इससे ज्यादा सबसे मोस्ट डेवास्टेटिंग हुआ है हमारा इंडियन ओशन वाला जो है, जिससे सुनामी आई थी, वो था 9.1 रिक्टर स्केल का, नॉट 10.2। 9.1 रिक्टर स्केल का हुआ था, जो 26 दिसंबर 2004 को हुआ था। इसके अलावा जितने भी है वो उससे कम है, यानी कि 7.7 है, 6.2 है, 7.8 है, 7.6 है। यानी कि इसके बाद जो मोस्ट डेवास्टेटिंग है वो हमारा आसाम वाला है और वो 8.6 का है। तो आप कॉमन सेंस से अगर आपने मैप देखा था अगर, इसीलिए मैं मैप और डायग्राम लगाता हूं दोस्तों। विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको रट्टाफिकेशन आप नहीं कर सकते, इतने सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो दिमाग में उसकी एक पिक्चर अगर बन जाती है, ठीक है, अगर पिक्चर बन जाती है, अगर आपको पता है कि हाँ ठीक है मैंने एक मैप देखा था, उसके अंदर मैंने रिक्टर स्केल देखे थे, तो मुझे पता है कि 10 वाला तो मैंने कहीं देखा नहीं था, 10 वाला नहीं है तो मतलब मोस्ट ऑब्वियस होगा वो 8.6 होगा। इस तरह से आप इसको आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड? इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड, बताना इनमें से क्या फोल्ड नहीं है। टाइमर स्टार्ट करते हैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बताना आपको इनमें से क्या फोल्ड नहीं है। ए बी सी डी कौन सा होगा बताइए। फोल्ड बनते हैं हमारे कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से, ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स के अंदर जाते हैं। टाइमर होता है खत्म। रिकम्बेंट फोल्ड हमने पढ़ा है, फैन फोल्ड हमने पढ़ा है, फ्रैक्चर भी हमने पढ़ा है, लेकिन प्लंज फोल्ड हमने पढ़ा है, फ्रैक्चरल फोल्ड हमने कभी नहीं पढ़ा है। यानी कि सी इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड। फ्रैक्चर फोल्ड कुछ भी नहीं होता है। फोल्ड जो होते हैं इस तरह के होते हैं, आप देखेंगे ओपन फोल्ड सिमेट्रिकल, यानी कि दोनों जो है आप देख सकते हैं एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, जिसको ओपन फोल्ड कहते हैं। दोनों जो लिम्ब होंगे वो सिमिलर होते हैं। एसिमेट्रिकल में एक हाथ बड़ा होगा, एक हाथ छोटा होगा। रिकम्बेंट के अंदर आप देखते हैं कि दोनों लिम्ब जो होंगे वो पैरेलल हॉरिजॉन्टल होंगे। आइसोक्लाइनल के अंदर क्या होता है, दोनों पैरेलल होते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोनोक्लाइनल भी होते हैं, प्लंज फोल्ड भी होते हैं, अलग अलग टाइप के फोल्ड्स होते हैं। तो फ्रैक्चर फोल्ड कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग सरफेस वेव्स हैव अ वर्टिकल सर्कुलर मूवमेंट। यही हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। कौन से सिस्मिक वेव्स के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट जो होता है वो सर्कुलर होता है, आपको बताना है। टाइमर स्टार्ट करते हैं, बताइए कौन सा होगा। ए बी सी डी, लव वेव्स, रिलीज वेव्स, प्राइमरी वेव्स, या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। सर्कुलर मूवमेंट, 4 तरह के मूवमेंट है, टू एंड फ्रो, परपेंडिकुलर, सर्कुलर या साइड टू साइड। बताइए कौन सा होगा। ए बी सी डी कॉमेंट कीजिए, बताइए।
समय होता है समाप्त और सही आंसर है इसका बी, रिलीज वेव्स। रिलीज वेव्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो सर्कुलर मूवमेंट के अंदर होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है पार्टिकल्स का। और जब ये वेव आगे चलती है तो ऐसा लगता है कि कोई इस तरह, जैसे समुद्र के अंदर जो वेव चलती है इस तरह से आगे की तरफ रोल होती हुई चलती है। सही आंसर है इसका रिलीज वेव्स, बी इज द राइट आंसर। ये डायग्राम आप देखेंगे, लव वेव के अंदर जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो साइड टू साइड है, यानी कि कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, फिर कभी यहाँ जा रहा है, फिर कभी यहाँ जा रहा है। लेकिन जो रिलीज वेव्स है उसके अंदर पार्टिकल का मूवमेंट इस तरह से होता है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर वे के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपने डायग्राम भी याद किया है तो आप आराम से इसको कर लेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग बिलोंग्स टू बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल, यानी कि कौन सी वेदरिंग इनमें से है जो बोथ केमिकल भी है और फिजिकल भी है या मैकेनिकल भी है, आपको बताना है। टाइमर स्टार्ट करते हैं। ABCD कौन सा है? क्रिस्टलाइजेशन, एक्सफॉइलेशन, हाइड्रेशन एंड कार्बोनेशन। आपको बताना है कौन सी ऐसी वेदरिंग है जो दोनों फिजिकल के अंदर भी आती है और केमिकल के अंदर भी आती है। बताइए ABCD। बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ऑल राइट, समय होता है समाप्त। देखते हैं कौन सा है। क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकता, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हमारा मैकेनिकल के अंदर आता है, एक्सफॉलिएशन में मैकेनिकल के अंदर आता है, कार्बोनेशन हमारा आता है केमिकल के अंदर। लेकिन हाइड्रेशन जो है वो एक ऐसा वेदरिंग प्रोसेस है जो मैकेनिकल के अंदर भी है और केमिकल के अंदर ही है। यानी कि जब फोर्स, पानी जो क्रैक्स के अंदर भर जाता है, ठीक है, और फिर वो जब अपना फोर्स लगाता है रॉक्स पे तो वो होता है हाइड्रोलिक प्रेशर। लेकिन जब पानी किसी रॉक्स को डिसॉल्व कर देता है तो उसे हम कहते हैं सोल्यूशन, जो हमने केमिकल वेदरिंग के अंदर पढ़ा है। तो पानी जो है वो दो तरह से फोर्स लगा सकता है, रॉक्स को डिसॉल्व भी कर सकता है और रॉक्स को वो हाइड्रोलिक प्रेशर भी लगा सकता है। तो सी इज द राइट आंसर, जो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग के अंदर आता है। सी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म हॉर्स्ट एंड ग्रैबन आर एसोसिएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग टेक्टोनिक फीचर्स, यानी कि हॉर्स्ट और ग्रैबन इनमें से किस में देखने को मिलता है? फोल्ड माउंटेन्स, वोल्केनोस, रिफ्ट वैली या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। बताइए कौन सा होगा। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, बताइए। बहुत इजी है, अभी हमने देखा था कुछ टाइम पहले ही, हमने अभी एक MCQ सॉल्व किया है, उसके अंदर मैंने आपको मैप दिखाया है और हॉर्स्ट एंड ग्रैबन मैंने आपको वहां पे बताया है। बहुत इजी है, बताइए क्या होगा। हॉर्स्ट एंड ग्रैबन, बताइए। ऑल राइट, समय होता है समाप्त। तो हॉर्स्ट एंड ग्रैबन जो है दोस्तों वो हमें रिफ्ट वैली को देखने के अंदर मिलता है। सी इज द राइट आंसर, रिफ्ट वैली। ये आप डायग्राम देखेंगे, जब नॉर्मल फॉल्टिंग एक्टिविटी होती है, डाउन द डिप जब मूवमेंट होता है तो जो धसा हुआ हिस्सा होता है उसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं या ग्रैबन कहते हैं। ग्रैबन इसका छोटा भाई है, यानी कि अगर डिप्रेशन कम है, गहराई कम है तो उसको हम कहते हैं ग्रैबन, और अगर गहराई ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। लेकिन जो हिस्सा नहीं धसा, जो हिस्सा स्टेबल रह गया, यानी कि जो हिस्सा अपस्टैंडिंग रह गया, जो हिस्सा नीचे की तरफ नहीं गया, यानी कि रिफ्ट वैली के दोनों तरफ जो अपस्टैंडिंग लैंडमास होते हैं उनको हम कहते हैं हॉर्स्ट। ठीक है, नॉर्मल फॉल्टिंग एक्टिविटी में देखने को मिलता है। तो हॉर्स्ट एंड ग्रैबन जो है एसोसिएटेड है रिफ्ट वैली से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्कमपेसिफिक रिंग ऑफ फायर इंक्लूड्स विच अमंग द फॉलोइंग, यानी कि जो रिंग ऑफ फायर मैंने बात की थी वो क्या क्या इंक्लूड करती है, देखते हैं। ABCD है, इसके ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। टाइमर स्टार्ट करते हैं अभी। बताइए, ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन्स, वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन्स, वोल्केनिक आइलैंड्स या ऑल ऑफ द अबव, कौन सा सही इसका आंसर होगा? बताइए। सर्कमपेसिफिक बेल्ट के अंदर क्या आता है, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। जितने भी परमानेंट लर्नर्स हैं जो रोज ज्वाइन करते हैं, जैसे श्रेया है, महाश्वेता है और जया है, ठीक है, आप लोगों से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो आप लोग गलती ना करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन्स ऑफ पैसिफिक ओशन, सॉरी ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन्स ऑफ पैसिफिक ओशन, ये भी ठीक है। और वॉल्केनिक आइलैंड स्कैटर्ड ओवर द पैसिफिक ओशन, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। रिंग ऑफ फायर के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, यानी कि पैसिफिक का ईस्टर्न पार्ट, पैसिफिक का वेस्टर्न पार्ट और पैसिफिक ओशन खुद। ठीक है, तो ये आप डायग्राम देखेंगे रिंग ऑफ फायर में, इसका आप देख सकते हैं ये वेस्टर्न कोस्टल मार्जिन्स, ये ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन्स, और ये जो यहाँ पर हवाई आइलैंड आप देख रहे हैं ये हॉटस्पॉट है। तो सारे ही इसके अंदर आते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर के अंदर सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि बीच वाला हिस्सा नहीं आएगा, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इज कॉज्ड नियर, सबसे ज्यादा तबाही अर्थक्वेक कहां मचाती है, अर्थक्वेक वेव्स कहां मचाती है? ABCD आपको दे रखे हैं ऑप्शन। टाइमर स्टार्ट करता हूं मैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। हाइपोसेंटर, एपिसेंटर, जोन ऑफ सबडक्शन या ऑल ऑफ दीज, बताइए कौन सा होगा? सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहां होता है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आपको पता पड़ जाएगा। बताइए, डिस्ट्रक्शन कौन करता है?
ये भी पता होना चाहिए। वेव्स करती हैं, कौन सी वेव्स करती हैं? ऑलराइट, समय होता है खत्म। राइट इसका आंसर होगा एपी सेंटर, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी जो है वहां पर सबसे लास्ट में आती है सरफेस वेव्स। ठीक है, सरफेस वेव्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं, और सरफेस वेव्स के अंदर भी जो रिलीज वेव्स हैं वो मास डिस्ट्रक्शन करती हैं। यानी कि जब बॉडी वेव्स सरफेस पे आकर टकराती है तो वहां पे एक नई सेट ऑफ वेव जनरेट होती है, जिससे अर्थ की सरफेस पे कंपन होता है, जिससे एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो मॉल हो, बिल्डिंग्स हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, वो गिरने लग जाती है। यानी कि एपिसेंटर जो है वो तबाही का सबसे बड़ा रीजन है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम आप देखेंगे, यहां पर जो है फोकस पे हाइपोसेंटर पे वेव्स जनरेट हो रही है, और ये जो वेव्स आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये सिस्मिक वेव्स हैं, ये बॉडी वेव्स हैं। ठीक है, जैसे ही ये वेव्स जाकर यहाँ पे सरफेस पे टकराएंगे तो यहाँ पे सरफेस वेव्स ओरिजिनेट हो जाएंगी, और सरफेस वेव्स फिर कंपन करती हैं, जिससे ये आप देख सकते हैं पेड़ गिर जाते हैं और ये बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। तो एपिसेंटर इज द लोकेशन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, Which among the following is not a cause of occurrence of earthquake? इनमें से बताना है कि earthquake इनमें से किससे नहीं होता है। ठीक है, टाइमर स्टार्ट करते हैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। Which among the following is not a cause of occurrence of earthquake बताना है, is cause of नहीं not a cause बताना है। ABCD आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा होगा। वोल्केनिक एक्टिविटी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, या वेदरिंग एंड इरोजन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको इजीली कर लेंगे आप इसको। Which among the following is not a cause of earthquake? causes of earthquake हमने देखे थे, बताइए कौन सा होगा। ऑलराइट, समय होता है खत्म। राइट आंसर इज डी, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग एंड इरोजन आते हैं एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स के अंदर, और इससे कभी भी अर्थक्वेक नहीं आ सकता है। राइट आंसर इज डी, वोल्केनिक एक्टिविटीज से आता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी आता है, जिसको हम रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। और तीसरा है मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट, ये तो होता ही है, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट, वोल्केनिक एक्टिविटी और रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड जो अर्थक्वेक होते हैं उससे होता है, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक से होता है। तो डी इज द राइट आंसर, वेदरिंग एंड इरोजन से नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, पानी पी लेता हूं, थोड़ा टंग स्लिप हो रही है। रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, नॉट पूछा गया था तो वेदरिंग इरोजन नहीं है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट्स विल कॉज फोल्डिंग एंड रैपिंग ऑफ रॉक्स? इनमें से क्या रॉक्स की फोल्डिंग एंड रैपिंग करती है? आपको मूवमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है क्या है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बताइए फोल्डिंग एंड रैपिंग किससे होती थी, कौन से फोर्स थे, किससे फोल्डिंग एंड रैपिंग होती है, किससे फ्रैक्चर बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ABCD कौन सा है, बताइए 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 कौन सा होगा। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट कॉज द फोल्डिंग एंड रैपिंग ऑफ द रॉक्स? ठीक है, समय होता है खत्म। राइट आंसर इज योर ए, कंप्रेशनल फोर्सेस। कंप्रेशनल फोर्सेस, जब दो फोर्सेस आपस में एक साथ एक डायरेक्शन में वर्क करते हैं, यानी कि अपोजिट नहीं करते, दोनों एक तरफ आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, रैपिंग होती है और फोल्डिंग होती है। रैपिंग, अप रैपिंग, डाउन रैपिंग होती है। फोल्डिंग जो हमने देखा था, अलग अलग टाइप के फोल्ड होते हैं। टेंशनल फोर्सेस से हमेशा क्या होता है, फ्रैक्चर्स बनते हैं। एपरेजेनेटिक मूवमेंट से अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, और मास मूवमेंट से सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट्स का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो मास मूवमेंट तो होगा ही नहीं। कंप्रेशनल फोर्सेस से फोल्डिंग एंड रैपिंग होती है, टेंशनल फोर्सेस से फ्रैक्चर बनते हैं, एपरेजेनेटिक मूवमेंट से हमारे अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following is not true about weathering? Not true about weathering. weathering जो है इनमें से क्या सही नहीं है, बताइए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, ABCD बताना है आपको, बताइए इनमें से क्या सही नहीं है, वेदरिंग से एसोसिएटेड नहीं है। ABCD, 20 सेकेंड बहुत होते हैं आंसर जज करने के लिए, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समय होता है समाप्त। देखते हैं पहला क्या है। वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग इरोजन एंड रिड्यूस द रिलीफ, सही है। वेदरिंग हेल्प्स इन द एनरिचमेंट ऑफ सर्टेन मिनरल्स लाइक आयरन ओर्स एंड कॉपर, बिल्कुल सही है, क्योंकि वेदरिंग होती है, यानी कि जो निचले वाले जो रॉक्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा वेदरिंग ऑफ रॉक्स एड्स इन सॉइल फॉर्मेशन, ये भी सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। सारे सही है। ऑल ऑफ द अबव फॉलोस, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर ट्रू। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द सिस्मिक वेव्स दैट हैज अ परपेंडिकुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से वेव्स के अंदर पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर है। टाइमर स्टार्ट कर देता हूं मैं, बताइए। बहुत इजी है, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा है, बताइए कौन सा होगा। एल वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स, लव वेव्स, बताइए कौन सा होगा। वेरी इजी, कोई भी कर सकता है इसको आराम से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी रिक्वेस्ट है, जाके वीडियो देखिए। सिस्मिक वेव्स पे मैंने वीडियो बना रखा है, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स पे, वो आप जाके देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
समय होता है समाप्त। नेम द सिस्मिक वेव्स जहां पर परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रहा है, तो परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है हमेशा हमारे सेकेंडरी वेव्स के अंदर। एल वेव्स जो है हमारी बॉडी सरफेस वेव्स हैं, वो दो तरह की है, लव वेव्स, रिलीज वेव्स। लव वेव्स में साइड टू साइड मूवमेंट होता है और रिलीज वेव्स के अंदर सर्कुलर मूवमेंट होता है, जो अभी हमने देखा है। प्राइमरी वेव्स के अंदर क्या मूवमेंट होता है, वो टू एंड फ्रो होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, आगे पीछे मूवमेंट होता है। सेकेंडरी वेव्स के अंदर परपेंडिकुलर मूवमेंट होता है डायरेक्शन ऑफ द वेव्स पे, ये हमने देख लिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आप डायग्राम देखेंगे, ये पी वेव्स का डायग्राम है, पार्टिकल का मोशन देख सकते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, इसको हम बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मूवमेंट कहते हैं। ये है सेकेंडरी वेव्स, यहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट अप एंड डाउन होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, डायग्राम मैं इसलिए लगाता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, विजुअलाइज हो जाए चीजें, आप रट्टाफिकेशन ना करें। ठीक है, ज्योग्राफी कभी भी रट के नहीं पढ़ी जा सकती, इसको आपको विजुअलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग वॉल्केनो फॉर्म्स कॉलीफ्लावर शेप्ड वॉल्केनिक क्लाउड्स इन द स्काई, यानी कि ऐसा कौन सा वॉल्केनो है जब वो फटता है तो जब उसका गुबार निकलता है तो वो कॉलीफ्लावर शेप ले लेता है। ये आपको बताना है, पिलियन, वोल्केनियन, वेसुवियन या फिशर टाइप। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बताइए कौन सा होगा। पिलियन, वोल्केनियन, वेसुवियन या फिशर टाइप, कौन सा होगा बताइए। बहुत सिंपल है, ए बी सी डी, बताइए कौन सा होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो सही आंसर है इसका सी, वेसुवियन टाइप ऑफ वॉल्केनो जो होते हैं जब वो इरप्ट होते हैं तो वो एक कॉलीफ्लावर शेप ले लेते हैं, उनका क्लाउड्स का जो शेप होता है वो कॉलीफ्लावर शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द ओजोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकाई ऑफ अर्थक्वेक्स अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन, नेम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकाई ऑफ अर्थक्वेक्स अलोंग अ डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, यानी कि आपको बताना है कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज में जो होता है कौन कौन से फोकस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि वो कौन सी प्लेट बाउंड्री है जब आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, बताइए बताइए। थोड़ा सा माइक कर लेते हैं सेट, जब तक आप क्वेश्चन को देख लीजिए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको बताना है कि नेम द जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकाई ऑफ अर्थक्वेक अलोंग द डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, कौन सा वो जोन है जहां पर आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। ए बी सी डी कौन सा होगा बताइए। सो समय होता है समाप्त एंड द राइट आंसर इज द बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन वो है जहां पे आपको देखेंगे ये बेनियोफ जोन है यहाँ पे, यानी कि जब दो क्रस्ट आपस में टकराती है तो वहां पर एक क्रस्ट जो है वो नीचे चली जाती है, जिससे बेनियोफ जोन बनते हैं। और बेनियोफ जोन जब बनते हैं तो वहां पर तीन तरह के हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, शैलो फोकस, डीप फोकस एंड इंटरमीडिएट, ये हमने देख लिया था। तो राइट आंसर इसका होगा नेम द जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोकाई ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, वो जोन बताना है जहां पर हमें अलग अलग फोकाई ऑफ अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो बेनियोफ जोन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, शैलो फोकस लेस देन 70, इंटरमीडिएट 60 to 300 एंड डीप फोकस ग्रेटर देन 300। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है, ये मैच द फॉलोइंग है, और आपको बताना है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हमने देख लिए थे, आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच करता है, यानी कि यहां पर आपको दे रखे हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको राइट हैंड साइड पे दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा लैंडफॉर्म जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। यहां पे इसका कोड दे रखे हैं, मैच करिए, बताइए। 20 सेकंड का टाइम दे रखा है आपको, बताइए क्या होगा, बताइए बताइए। डाइक्स, सिल्स, लोपोलिथ, फेकोलिथ एंड लेपोलिथ, आपको बताना है कौन सा किससे जुड़ता है। बहुत इजी है, सबके मैंने कीवर्ड बताए थे अगर आपको ध्यान हो तो। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो देखते हैं डाइक्स जो होता है दोस्तों वो होता है परपेंडिकुलर वॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो डाइक्स जो होगा वो होगा और 3, डी का 3 होगा। तो डी का 3 देखते हैं, डी का 3 यहाँ पर है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड तो खत्म हो गए। 3 और 4 में देखते हैं डी का, सॉरी ए का 3। ठीक है, फिर मैंने बात की थी सेल्स जो है वो हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड होते हैं, हॉरिजॉन्टल शीट्स होती हैं जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर होती हैं। तो बी हमें दिख जाएगा 4, बी दिखता है यहाँ पे 4। ठीक है, फिर लोपोलिथ मैंने कहा था वो कॉन्केव टू द स्काई होते हैं, C1 हो जाएगा, यानी कि C1 हो गया। फिर मैंने कहा था फैकोलिथ जो होते हैं वो वेव शेप के अंदर होते हैं, उनके साथ एक पाइप लाइक कॉन्टेक्ट होता है, तो वेव शेप, यानी कि फैकोलिथ जो है डी हो जाएगा 5। और जो हमारा लेपोलिथ जो है वो डोम शेप्ड है विद पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो राइट आंसर इज 3, 3, 4, 1, 5, 2। राइट आंसर इसका 3। जिन जिन लोगों ने सही दिया है उनको बहुत बहुत बधाई, आपने इसको सही कर लिया है। ये आप डायग्राम देखेंगे, आप देख सकते हैं, देखें आपको सबसे पहले डाइक्स दिखाता हूँ। डाइक्स होंगे ये किस तरह से परपेंडिकुलर है, वॉल लाइक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। सेल्स जो आप देख सकते हैं ये है हॉरिजॉन्टल शीट्स है,
ठीक है। फिर बात करते हैं लोपोलिथ के बारे में। लोपोलिथ जो आप देख सकते हैं ये कॉन्केव टू द स्काई है, ठीक है। फिर बात करते हैं फैकोलिथ के बारे में। फैकोलिथ जो देख सकते हैं किस तरह से वेव फॉर्मेट के अंदर है, जिसके अंदर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन देखने को मिलती है, वेव शेप। फिर हमारा लेपोलिथ यानी कि डोम विद अ पाइप कॉन्डुइट, आप देखेंगे यहां पर ये है हमारा सॉरी कहां गया, ये रहा लेकोलिथ जिसमें डोम विद अ पाइप लाइक कॉन्डुइट है। वो एक टाइपिंग एरर है, ये हमारा वो है लेकोलिथ है दोस्तों, ये एक टाइपिंग एरर है, इसको लेकोलिथ आपको होना है, डोम विद अ पाइप लाइक कॉन्डुइट, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने बता दिया इसको डायग्राम में। हमने डाइक्स देख लिया है, हमने सेल्स देख लिया है, लोपोलिथ देख लिया, फैकोलिथ देख लिया है, लेपोलिथ देख लिया है। फिर से देख सकते हैं यहाँ पर ये बेथोलिथ होता है जो सबसे बड़ा होता है, डोम शेप के अंदर होता है। फिर आता है लेकोलिथ जो पाइप लाइक होता है लेकिन ये भी डोम शेप के अंदर होता है। फिर आते हैं डाइक्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टल वॉल लाइक सेल्स होते हैं हमारे, हॉरिजॉन्टल शीट्स। लोपोलिथ जो होते हैं वो हमारे कॉन्केव टू द ग्राउंड होते हैं, और जो फैकोलिथ होता है वो इस तरह से वेव फॉर्मेट के अंदर होता है जिसके नीचे पाइप लाइक कॉन्डुइट होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने पढ़ लिए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हमारे बचे हुए हैं साइकिल्स ऑफ इरोजन और लैंड फॉर्म्स जो अलग अलग जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बनते हैं, जिसको हम आगे हमारे लेक्चर के अंदर करेंगे। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सेशन और करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, नाम है इसका शुभेंदु नेट जियोग्राफी, जिसमें आपको ये डीपी दिख जाएगी, यहाँ पे आपको वीडियोस पीडीएफ्स और अपडेट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा कोड SMNET लगाना मत भूलिए। अगर आप प्लस में आना चाह रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप प्लस में आइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तो आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो मंथली फी है वो हो जाएगी 472 रुपये। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।